बेटा बच्चों, अपन जो पढ़े थे कि बंगाल का जो नवाब था, यानी बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, और किन किन को वहाँ का मुर्शिद कुली खां को विरोध करना पड़ा। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना? सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध अपन पढ़ रहे थे, ये अपन ने पढ़ लिया। अब अपन उस बक्सर के युद्ध के पश्चात और अंग्रेजों को प्लासी के युद्ध के पश्चात ही उन्होंने अपनी सत्ता का विस्तार करना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने जो बंगाल वाले क्षेत्र के ऊपर और क्या है, एक तरह से वो कठपुतली वाला नवाब बनाना चाहते थे। कठपुतली का नवाब जो बनाया था वो किसको? मीर जाफर को बना दिया गया था सिराजुद्दौला के पश्चात। ठीक है, प्लासी के युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद और बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। मीर जाफर कौन था? मीर जाफर सिराजुद्दौला का क्या था? सेनापति। का सेनापति था। ये अंग्रेजों का एक प्रश्न क्या था? कठपुतली नवाब। अब अंग्रेजों ने इसको क्या कह दिया था कि कितनी 5 लाख रुपए क्या देगा? यो 5 लाख रुपए वेतन देगा कंपनी को। ठीक है, 5 लाख रुपए वेतन कंपनी को देगा। ठीक है, ये इसके ऊपर थोप दिया गया। अब ये 5 लाख रुपए देता गया साथ साथ में, और अंग्रेजों की क्या बढ़ती गई? मांग बढ़ती गई। इस प्रकार से उस क्षेत्र का क्या है? खजाना खाली होता गया। और अंग्रेजों को जब इसके पास आय के स्रोत आने बंद हो गए तो अंग्रेजों को ये लगने लगा कि इस क्षेत्र के ऊपर वो सही ढंग से क्या नहीं कर सकता है, अपने शासन को स्थापित नहीं कर सकता है। तब लॉर्ड क्लाइव ने अपने आप को क्या कर दिया? वहाँ का नवाब घोषित कर दिया। अब इसके पश्चात देखो क्या क्या 18वीं सदी के शुरुआत में, 18वीं सदी के ठीक है ना, बक्सर का युद्ध आपको बता दिया। 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बाद वह मीर जाफर के बाद जो था उसके पश्चात उन्होंने किसको बनाया? वापस से मीर कासिम को बनाया। और वो ही शर्तें किस पे लागू कर दी गई? मीर कासिम के ऊपर लागू कर दी गई। इस तरह से धीरे धीरे और बंगाल वाला क्षेत्र के ऊपर और पूरे पर और एक तरह से राजस्व का अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब देखो 18वीं सदी की शुरुआत में भारत को व्यापारिक कंपनी के साथ क्या होता रहा? लाभ होता रहा। 18वीं सदी की शुरुआत में भारत के साथ व्यापार में क्या होती रही? बढ़ोतरी होती रही। क्यों? क्योंकि भारत के पास जो वो वस्तुएं खरीदते थे तो उनके पास सोने चांदी के अलावा कुछ नहीं था, तो वो सोना चांदी भारत को देकर के और वस्तुएं भारत से खरीदते थे। ठीक है ना, भारत में ज़्यादातर चीज़ें जो ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी से, भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी से क्या की जाती थी? खरीदनी पड़ती थी उनको। अब जैसे ही उनका बंगाल वाले क्षेत्र के ऊपर उनको दीवानी मिली, राजस्व का अधिकार मिला, तो इन्होंने क्या किया? जो कंपनी को जो आय प्राप्त हो रही थी उस आय से ही, और वो क्या है, उस क्षेत्र से जो आय प्राप्त हो रही उस आय से ही वो अपनी कंपनी के सारे खर्चे चलाने शुरू कर दिए। इस प्रकार से भारत में इन चीज़ों का जो था वो क्या हो गया? एक तरह से बंद हो गया। भारत को ये चीज़ें भी अब ये सोना चांदी जो मिल रहा था आय के रूप में वो भी क्या है? मिलना बंद हो गया। ठीक है ना, यानी कंपनी के पूरे जो खर्चे थे वो किससे चलने लगे थे? पूरी उससे, जिससे वो उस क्षेत्र से उसको आय प्राप्त हो रही थी। अब देखो उसने कहाँ का किन किन क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इलाहाबाद तक वाले क्षेत्र के ऊपर और एक तरह से
कंपनी ने और क्या कर लिया, राजस्व का अधिकार प्राप्त कर लिया प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है ना। और असली जो नवाबों की जो थी वो क्या है, उनको ये बाध्य कर दिया, जो वहाँ के जो नवाब थे उनको इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वो उपहार के तौर पर और कंपनी को क्या देंगे, कुछ गिफ्ट वगैरह उनको देनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि निजी तोहफे के तौर पर, और वो है खुद क्या देंगे, जमीन देंगे, ठीक है ना। अब वहाँ के जो नवाब थे उन नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि कंपनी को क्या करेंगे, वो कंपनी को निजी तोहफे के तौर पर क्या देंगे, जमीन और बहुत सारा पैसा देंगे, जमीन और बहुत सारा पैसा देंगे। अब देखो, व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, शर्तें लागू कर रहे हैं। अब इस बात के लिए उनको बाध्य किया जाने लगा कि जो नवाब हैं वो नवाब कंपनी को क्या देंगे, तोहफे देंगे, और तोहफे के तौर पे क्या देंगे, जमीन देंगे, बहुत सारा पैसा देंगे। जमीन देने का मतलब है उस जमीन के ऊपर किनका कब्जा हो जाना, अंग्रेजों का, और उस पैसे का वो क्या करते थे, अपने क्षेत्र में ले जा करके वहाँ विकास करते थे। यहाँ पर जो व्यापार करने के लिए जो कार्य करने के लिए जो लोग लाए गए थे श्रमिक, उनको, सेना को, और क्या पैसा उसी से दे दिया जाता था। यानी 1743 तक आते आते और इंग्लैंड के अंदर लॉर्ड क्लाइव ने, और 1743 में आते आते इंग्लैंड से मद्रास कौन आ गया, लॉर्ड क्लाइव आ गया, और इतना धन इकट्ठा कर लिया था उसके पास कि जिसकी कोई आंकलन नहीं किया जा सकता। एक तरीके से बहुत काफ़ी धन उसने इकट्ठा कर लिया, और इसके पश्चात गवर्नर और वो वहाँ से चला गया, और कंपनी ने वापस लॉर्ड क्लाइव की और क्या कि एक जांच करवाई। जांच कराने पर और लॉर्ड क्लाइव ने खुद कंपनी को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, तब उसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से वो क्या है, अपने धन का इकट्ठा करने के लिए लग गए थे। अब देखो उसके पश्चात क्या था कि कंपनी का फैलता शासन। अब 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात में प्लासी के युद्ध के पश्चात 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद, दोनों के पश्चात, और कंपनी ने धीरे धीरे और क्या करने लगे, पूरे भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने का एक तरह से क्या मानने लगे कि अब शासन किनका है, हमारा ही है। कंपनी भारतीय राज्यों पर अब क्या करने लग गई थी, धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। और वो क्या था, एक अनजान इलाके में कंपनी के सीधे सैनिकों पर हमला नहीं किया किसी भारतीय, अब वो क्या है कि रियासतों को धीरे धीरे और रियासतों के अंदर क्या स्थापित करने लगी, रेजिडेंट, अपनी सेना स्थापित करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। तो रियासतों के अंदर उसने क्या कर दिया, रियासतों को राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक तरीके से और अपनी सोच के आधार पर उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बक्सर के, ठीक है ना। और रियासतों के अंदर क्या तैनात कर दिए, रेजिडेंट, ठीक है। रियासतों में अपने रेजिडेंट तैयार कर दिए, और इन रेजिडेंटों को क्या है, राजनीतिक और व्यवसायिक गतिविधियां उनके अधीन आती थी, यानी ये कंपनी के हित में काम करेंगे। ये जो रेजिडेंट स्थापित किए गए वो किसके हित में काम करेंगे,
कंपनी के हित में काम है, कंपनी के हित में काम करेंगे। ठीक है। राजनीतिक और व्यवसायिक गतिविधियों पे क्या रखेंगे ध्यान। राजनीतिक व्यवसायिक गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे। ठीक है। राजनीतिक और व्यवसायिक गतिविधियों पर ये क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे। ठीक है। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के जो अधिकारी होते थे, रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के जो अधिकारी होते थे, वे भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों की क्या करेंगे दखल देने लग गए थे, क्योंकि इनको ये सौंप दिया था काम। तो ये अपना पद बनाए रखने के लिए और क्या उनके हित में काम करेंगे। अब वो दखल देना राजनीतिक और व्यवसायिक तरीके से जो दखल देनी शुरू की थी वो क्या थी कि अगला राजा कौन होगा, उस राजा को चुनेगा कौन, राजा कैसे काम करेगा, यानी ये सारी बातें कौन तय करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने तय करना। जबकि ये था कि राजा जो होते थे वो क्या होते थे वंशानुगत होते थे, कि राजा का बेटा युद्ध के पश्चात जो उस क्षेत्र को जीत जाता था वो क्षेत्र उसका हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि रियासतों के अंदर और वो क्या है रेजिडेंट स्थापित करते हैं। रेजिडेंटों को काम दिया गया कि वो कंपनी के हित में काम करेंगे, राजनीतिक व्यवसाय गतिविधियों का ध्यान रखेंगे और राज्यों के भीतरी मामलों को में भी दखल अंदाजी देने का कार्य वो करने लग गए थे। और दखल अंदाजी देने का मतलब ये था कि राजा कौन होगा, उसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ठीक है ना, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा। और कंपनी कभी कभी कंपनी की तरफ से उन रियासतों पर क्या थोप दी जाती थी, सहायक संधि भी थोप दी जाती थी। ठीक है। कंपनी के द्वारा रियासतों के अंदर सहायक संधि भी थोप दी जाती थी। यानी जो रेजिडेंट थे वो भीतरी मामलों के अंदर की गतिविधियों को भी उन्होंने दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। और दखल अंदाजी का मतलब था कि अगला राजा कौन होगा, कौन होगा, ठीक है ना। दूसरा किसको बिठाया जाएगा, ये भी वो अफसर ही तय करते थे, ठीक है ना, किस पद पर बिठाया जाएगा। तीसरा कभी कभी रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी जाती थी, यानी जबरदस्ती उनसे वो काम करवा लिया जाता था। ठीक है। सहायक संधि भी उनके ऊपर क्या कर दी जाती थी, थोप दी जाती थी। और रियासतों को, जो रियासतें थी उनको इसको क्या मान लेती थी, एक बंदोबस्त मान लेती थी, ठीक है ना, कि भाई इस तरह से ये कार्य हमें करना पड़ेगा। तो ये क्या मान लेती थी, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, यानी इन बातों को जो मान लेती थी वो क्या है कि वो स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार उनको नहीं होता था, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। और कंपनी से उनको क्या मिलती थी, सुरक्षाएं मिलती थी। अब समझ में आया क्या कि राजाओं ने रियासतों के अंदर कंपनी ने रियासतों में रेजिडेंट स्थापित कर दिए। रेजिडेंट स्थापित करने के पश्चात उस रेजिडेंट के अंदर जो तैनात अधिकारी, उन अधिकार तैनात है वो कंपनी के हित में काम करेंगे, राजनीतिक गतिविधियों के ऊपर ध्यान रखेंगे, राजनीतिक और राज्यों के अंदरूनी मामलों को दखलअंदाजी करने लग गए। दखलअंदाजी करने का मतलब था अगला राजा कौन होगा, किस पद पर बिठाया जाएगा। कभी कभी रियासतों पर क्या थोप दी जाती थी, सहायक संधि थोप दी जाती थी। और जो रियासतें इस बंदोबस्त को, जो रियासतें इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे स्वतंत्र सेनाएं रखने
का क्या नहीं था, अधिकार। अब देखो अधिकार नहीं, अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि कंपनी की तरफ से उनको क्या मिलती थी, नहीं था, कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। अब देखो फायदा तो अंग्रेजों का ही होना था। अब जो राजा थे वो ये सोचते थे कि हमारा पद जैसे तैसे बना रहे, उनको आय प्राप्त हो रही नहीं थी, सीधा रियासतों के ऊपर उनका अधिकार होता जा रहा था। तो आय प्राप्त कर के रूप में वो नहीं ले रहे थे, सामंतों को हटाया जा रहा था। तो वो क्या है कि अंग्रेज सीधा कर ले रहे थे किसानों के पास जा कर के। तो लेने के कारण अब उन्होंने ये सोचा कि कम से कम हमें सेनाएं नहीं रखनी पड़ेंगी। अब सेनाएं नहीं रखने के कारण सामंत राजाओं से नाराज हो गए। सेनाएं नहीं रखने से वो सैनिक जो थे वो उनसे नाराज रहने लगे। तो उन्होंने भी राजाओं के विरुद्ध कदम उठाना लग गए और धीरे धीरे ये राजाओं को इन अधिकारों से भी क्या कर देते हैं, वंचित कर देते हैं। तो इसके कारण वो क्या उनका विरोध करते हैं, ठीक है ना। तो स्वतंत्र सेनाएं इस बंदोबस्त को मानने वाली जो रियासत होती थी उसकी जो सेनाएं थी उनको रखने का अधिकार नहीं था, यानी कंपनी की सेनाएं वहाँ तैनात रहती थी। कंपनी की ओर से उसको सुरक्षा मिलती थी उनके रख रखाव में, यानी उसको क्या है, सहायक सेना थी वो, सहायक सेना, ठीक है। कंपनी की तरफ से जो सुरक्षा की जाती थी उसे सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी पैसा देती थी, ठीक है ना। पैसा उस रियासत के शासक को नहीं देना पड़ता था। अब पैसा ये सैनिक होते कौन थे, कंपनी के तो होते थे भाई, वहाँ की सुरक्षा के लिए लगे हुए होते हैं। तो अब राजा ये सोचता है कि मुझे नहीं देना पड़ेगा, तो भारतीय शासक रकम अदा करने से क्या है, चूक जाते थे और जुर्माने के तौर पर कंपनी उस इलाके से और सीधा ही पैसा वसूल कर लेती थी। यानी राजा के अधिकार भी अब क्या कर दिए, धीरे धीरे खत्म कर दिए गए। और इस प्रकार से गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने, ठीक है, गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने उस समय और क्या है, भारत के नवाब को 1801 में अपने इलाके की कंपनी सौंपने से के लिए मजबूर कर दिया। किसको? वेलेस्ली ने, ठीक है ना। वेलेस्ली ने और अवध के शासक को अपना क्षेत्र सौंपने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, क्योंकि राजा के अधिकार खत्म हो गए वहाँ पर। तो राजा ने मजबूर होकर के अपना वाला क्षेत्र किसको सौंप दिया, कंपनी को सौंप दिया। और उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल अवध का कौन था, वेलेस्ली। कौन था? वेलेस्ली था, ठीक है ना। तो अवध के शासक ने मजबूर होकर के अपना क्षेत्र किसको सौंप दिया, वेलेस्ली को सौंप दिया, ठीक है ना, 1801 के अंदर। कब? 1801 ईस्वी के अंदर। इस प्रकार से इस क्षेत्र के ऊपर और क्या है, इसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बंगाल से लेकर के बिहार, उड़ीसा, इलाहाबाद, यहाँ तक इन क्षेत्रों के ऊपर इनका अधिकार बन गया। आगे वाला अब इन रेजिडेंटों की ताकत क्या होती थी वो अपन आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और रेजिडेंटों को कंपनी के द्वारा क्या क्या उनको अधिकार दिए गए थे जिससे वो भारतीय सैनिकों की तुलना में ज़्यादा क्या थे, हावी थे, ठीक है, अधिकार के तौर पे। ये अपन आगे वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।